हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 जो कि इसके नाम, इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, उसके बारे में एक दीर्घ रूपेण से समझेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा आप इन अनुच्छेदों में वर्णित शब्दों का अर्थ कैसे लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, आजकल परीक्षाओं में क्या होती है कि थोड़ा क्षेत्र बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है। इसके कारण ऐसे या इस तरह से सवालों को पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही से पूछे जाते हैं, परंतु शब्दों का हेर फेर इस प्रकार से होता है कि आप या कोई भी जो व्यक्ति बैठते हों वो गड़बड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये किधर से आ गया, कहीं से नहीं आता है। संविधान में क्या होता है या किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में संविधान या इतिहास या भूगोल या कोई विषय से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को सार को समझा जाता है, मूल तत्व उन प्रश्नों में क्या समाहित है उसको समझा जाता है। और यदि आप समझ पाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं समझ पाते हैं तो आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को साथ में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में पूरी तरह से ये बताते चलूँगा कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आप क्या क्या अर्थ लगा सकते हैं। और इसके साथ हर अनुच्छेद से संबंधित वो मामले, वो निपटारे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया या सरकार ने निपटाई, उसको भी इसमें साथ रखा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। देखिए, भाग 1 में जो वर्णित है उसके नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 4 तक है। अनुसूची 1 में भी वही चीज़ है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित होती है। तो देखिए, हमने अनुच्छेद 1 को पूरी तरह से लिख रखा है। यहाँ तक संविधान के शब्द हैं और उसके बाद हमने 2 चीज़ें इसमें जोड़ दी जो आजकल परीक्षाओं में मैंने देखा है कि किसी परीक्षा में इस तरह से प्रश्नों को पूछा है, तो हमने इसको जोड़ दी। अब कंफ्यूज न हो, इसके लिए आपको ध्यान में भी हो। और साथ ही जब आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा या ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न कैसे उठ के आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को उठाया जा रहा है। तो क्या है अनुच्छेद 1? अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि भारत का नाम से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 1, और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 1। भाग नहीं, सॉरी, अनुसूची नहीं, अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूं। अनुसूची 1 में क्या है कि जिस समय हम आप बात कर रहे हैं या किसी भी समय में, आज कल परसों 10 साल 400 साल 500 साल के बाद कोई व्यक्ति को पता करना हो कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या है, उनके नाम क्या हैं, तो उसे अनुसूची 1 देखना होगा। भाग 1 नहीं, अनुच्छेद 1 नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं वर्णित है, यहाँ पे सिर्फ ये वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ है। राज्य कौन कौन है, कैसे हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, ये कहाँ मिलेगा, कतिपय समय में। यानी कि जिस समय आप देख रहे हैं उस समय आपको अनुसूची 1 को देखना होगा। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 में 2 ही चीज है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अब संघ का नाम क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या, ये 2 चीजें यहां से निकल के चली आती हैं। क्या क्या? नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए, संविधान में लिखा है, शब्द है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। एक चीज और देखिएगा कि भारत में जो शब्द, अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया गया वो यूनियन लिखा गया, फेडरल नहीं लिखा गया, यूनियन लिखा गया। हमारे संविधान में राज्य की कल्पना की गई है। राज्य होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, कितने होंगे, इसकी कोई संविधान में लिखित व्याख्या नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया है कि जिसको राज्य का पता करना हो वो अनुसूची 1 उलट ले। अब यहाँ पे
ध्यान रखेंगे कि राज्य की कल्पना की गई है, लेकिन किसी खास नाम, किसी खास क्षेत्र से संबंधित राज्य की कल्पना नहीं की गई है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बी, इस सब अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज ए बी सी ऐसे करके है, हमने लिख दिया। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, यानी कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में, यानी कि कतिपय समय में, किसी खास समय में जब आपको राज्य के बारे में पता करना हो तो आपको अनुसूची 1 देखना होगा, और अनुसूची 1 में जो जो लिखा हुआ है वही राज्य उस समय होंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 90-92 में भारत के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो उस समय उन्हें झारखंड नहीं मिला होगा, उस समय उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं मिला होगा, मिला होगा नहीं मिला होगा, लेकिन आज तो ये सब है, आज तेलंगाना है, ऐसे और भी राज्य बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये सब जो बनेंगे बनाएंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे? वो अनुसूची 1 में होंगे, यानी कि पहली अनुसूची में लिखे जाएंगे। संविधान में सिर्फ ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 के अनुसार बंगाल एक राज्य होगा, बिहार एक राज्य होगा, या आंध्र प्रदेश एक राज्य होगी? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। राज्य होंगे, नाम क्षेत्र सब क्या होंगे वो अनुच्छेद 1 में नहीं लिखा हुआ। अब भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल होंगे। अर्थात भारत के जो क्षेत्र होंगे, भारत का जो क्षेत्र होगा, टोटल एरिया ऑफ भारत का होगा, उसमें क्या क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जो शामिल किए जाए, यानी कि अखंड भारत वाला इसी में आएगा। अब इसे मैं एक क्या कहते हैं, एक गोला बना के दिखला देता हूँ। देखिए ये भारत है, ठीक है, इसमें एक गोला जो है राज्य वाला है, स्टेट वाला, ठीक है ना। चरखुट जो बनाए हैं, यानी कि इस तरह से जो हमने बनाए हैं वो क्या होगा बताइए आप ही? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है। अब मान के चलिए कि भारत से बाहर कोई एक क्षेत्र है, वो भी चाहता है कि हम भारत में शामिल हो जाएं, तो भारत इसको ऐसे करके शामिल कर लेगा। तो ये जो टोटल एरिया हुआ ये भारत का क्षेत्र हो गया, समझ रहे हैं? ये जो टोटल एरिया हो गया वो भारत के क्षेत्र हो गया। भारत के क्षेत्र में क्या क्या है? राज्य क्षेत्र हैं, संघ के द्वारा शासित जो राज्य क्षेत्र होते हैं वो हैं, और साथ ही वैसे कोई इलाकों जो बाहर में थे उनको भी समाहित कर लिया गया। कहने का मतलब है कि जब आपसे पूछे या कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से आपके अनुसार बड़ा कौन है, भारत का क्षेत्र या राज्य का क्षेत्र, तो भारत का क्षेत्र का मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि समस्त भारत को उसमें समाहित किया जाएगा। राज्य का क्षेत्र का मतलब हो गया जो पहली अनुसूची में उसका एरिया वगैरह लिखा हुआ है वही उसमें शामिल होंगे। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया जो पहली अनुसूची में वर्णित है वैसे, इसको ऐसे समझिए। अभी के समय में बिहार का एरिया जो है अभी बिहार के राज्य क्षेत्र में वही शामिल है। फिर क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी के समय में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम एरिया शामिल है वही उसमें शामिल होंगे, और वो सब किस में होंगे? संघ राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र शामिल होंगे, और ऐसे न क्षेत्र जो अर्जित किए जाए का मतलब कि जो भारत उसको ग्रहण कर ले। अब ये लेंगे कैसे वो बाद में बता दूंगा। यहाँ पे आपको एकदम सीधा ध्यान रखना है कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो ये 3 क्षेत्रों से बनकर बनता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ये शामिल होंगे। अब 2 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 से देश का नाम एवं राज्य पद्धति का पता चलता है। परीक्षाओं में ही पूछेगा कि किस अनुच्छेद से देश के नाम एवं राज्य पद्धति का पता लगता है। तो नाम के लिए तो क्या है? अनुच्छेद 1। राज्य पद्धति का मतलब वह राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य होंगे, राज्य शाश्वत होंगे। कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, कितने होंगे, ये गारंटी नहीं दी गई। ये कहीं नहीं लिखा गया कि 29 ही होंगे कि 26 ही होंगे, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में
जहाँ पे संघ और राज्य के बीच में बंटवारा होता है पावर्स का, वहाँ पे लिखित होता है कि इतने राज्य होंगे। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, राज्य होंगे और राज्य जो होते हैं वो संघ के साथ अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं, या संघ उनको अपना हिस्सेदार मानता है। पावर जो है, पावर शेयरिंग में उनको अपना हिस्सेदार मानता है। तो हमने इसको लिख रखा है कि संघीय व्यवस्था में राज्य संघ के हिस्सेदार हैं। राज्य संघ के क्या है? हिस्सेदार हैं। बहुत बार कभी कभी पूछ लेता है कि क्या जो राज्य हैं वो संघ के अनुदान पर है? नहीं, अनुदान पे नहीं है, उनके हिस्सेदार हैं। पावर शेयरिंग में उनके हिस्सेदार हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी क्या होगी, कैसे होगी, ये बाद के जो अनुच्छेद होते हैं उसी में तय होते हैं। तो ये था अनुच्छेद 1। ये सीधा सीधा है, ये 2 चीज परीक्षाओं में ज़्यादा पूछता है, तो हमने इसको लिख रखा है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को। पहले इसको एक नज़र देख लीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 2 को। देखिए हमने एक संविधान के शब्द और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक साथ करके लिख दिया है। आप एक नज़र इस पूरे को देख लीजिए। अनुच्छेद 2 का हेडिंग क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये सीधा सीधा देखिए, इसमें साफ लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात नीचे देखिए क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 सिर्फ बाह्य राज्यों के गठन से संबंधित है। यानी कि जब संसद, यानी कि भारत जब चाहे कि कोई बाहरी राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश देना है, यहाँ पे राज्य का मतलब सिर्फ स्टेट्स ही नहीं, यूटी भी शामिल हो सकते हैं, किसी भी रूप में शामिल हो सकते हैं। तो जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत ही उसे शामिल किया जाएगा भारतीय संघ में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये संघ में शामिल कैसे होंगे, क्या इनके अधिकार होंगे और इनके साथ बिहेव कैसा होगा। तो उसके लिए साफ लिखा हुआ, बिहेव का मतलब संवैधानिक बिहेव, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं। कि अनुच्छेद 2 में का साफ वर्णित है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। अर्थात यहाँ पे 2 प्रकार की शक्ति संसद को मिलती है, या जो स्टेट पहले से हैं उनको भारत में शामिल कर ले, अथवा जो किसी नए स्टेट की स्थापना करके उसको भारत में शामिल कर ले। यानी कि संसद 2 तरह से अपने बाहरी क्षेत्र को, जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हैं, उनको भी भारत में शामिल कर सकते हैं। एक ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 2 की उपयोगिता प्रारंभिक समय में थी, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था। भारत के आसपास में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो थे तो भारत में ही, लेकिन तत्कालीन समय में वो किसी न किसी विदेशी शासन के अधीन थे, जैसे पुर्तगाल के अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे। उन सबको कालांतर में भारत ने अपने में समाहित किया और उसके लिए अनुच्छेद 2 को ही क्या कहते हैं, आधार बनाया। अब सवाल ये उठता है कि इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है और आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, इस अनुच्छेद से संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति और नए राज्यों की स्थापना। यानी कि जो राज्य पहले से थे, कहाँ से थे, पहले से थे, उनको भारत में मिला लिया जाएगा और या नए राज्यों की स्थापना करके भारत में मिलाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको जो मिलेगा, पढ़ेंगे, तो वो है सिक्किम। अब बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ कि वो पढ़ाते समय कुछ तरह तरह के राजनीतिक चुटकीली बातों को समझाने लगते हैं स्टूडेंट्स को। आपको उतना ध्यान नहीं रखना, आपको उतना नहीं समझना है। जब आप संविधान पढ़ रहे होते हैं तो आप संविधान को संविधान के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। नाना प्रकार के राजनीतिक और तत्कालीन समय में चलने वाली बातों को कोई मतलब नहीं होता, परीक्षाओं में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो सिक्किम सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। सिक्किम जो था वो चोग्याल के अंदर में था, उसे भारत में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, कैसे शामिल किया गया, किस लिए शामिल किया गया, ये एक अलग बात है। ये भारत के जो इसको आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अधीन भी पढ़ सकते हैं या इतिहास के अधीन भी उसको पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिक्किम को क्या किया गया कि सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ? 1974 में, और उसको सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। ध्यान रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन।
और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित था। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो सिक्किम से। आजकल थोड़ा टेढ़ा करके क्या पूछता है कि 35 किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और पूर्ण राज्य जो था वो 22वां पूर्ण राज्य था। तो सिक्किम बाहरी स्टेट था, मतलब तत्कालीन समय में भारतीय संघ में शामिल नहीं था, उसको 2A जोड़ दिया गया था। उसको क्या किया गया ना कि 2A रखा गया और 2A जो संबंधित था वो सिक्किम से ही संबंधित था, हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा। उसको सह राज्य का मतलब हो गया कि आप अपना जो करना है कीजिए, बाकी आपके कुछ चीज़ें जैसे विदेशी मामले, सुरक्षाएं हम देखेंगे। कालांतर में बोला गया कि नहीं एक काम कीजिए, वहाँ फिर झमेला हो गया था। मैंने पहले ही बोला कि वहाँ की झमेला से मतलब नहीं है, हम अभी संविधान समझ रहे हैं। तो उसको फिर क्या किया गया कि 36वां संविधान संशोधन लाया गया और 22वां स्टेट उसको बना दिया गया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ध्यान आपको रखना है कि अनुच्छेद 2 के तहत संविधान में किया गया संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी कि ये सब जो संविधान संशोधन हुए थे ये 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन नहीं थे, यानी कि संसद को इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं थी, साधारण बहुमत से काम कर दिया। अब यहाँ पे आपको यह समझना है कि भारतीय संसद किसी बाह्य राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश देगी या किसी बाह्य राज्य की स्थापना करेगी या किसी भी प्रकार की जो नए राज्य की स्थापना करेगी वो साधारण बहुमत से करेगी और साधारण विधायी प्रक्रिया से करेगी। ये इसका सार है। कैसे करेगी? अनुच्छेद 2 के तहत साफ लिखा है कि अनुच्छेद 2 के तहत संविधान में किया गया संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि बिल्कुल साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से काम संसद कर लेगी। यही सवाल पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो ये था आपका अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये संवैधानिक शब्द हैं और उसके बाद ये सारे चीज़ें मैंने लिखा है जो परीक्षाओं में तरह तरह से आपसे घुमा घुमा के पूछा जाता है, और इतना ही चीज़ है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 और 4। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर क्या है कि अनुच्छेद 2 जो है वो सिर्फ बाह्य राज्यों के लिए, देखिए मैंने लिख दिया है, बाह्य राज्यों के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय क्षेत्र के अंदर क्या कहते हैं जो इलाके हैं उनसे संबंधित है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो आजकल थोड़ा सा पूछता है या पूछ सकता है कि इसमें लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए प्रवेश कर सकती है। क्या यह मामला कोर्ट में जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी रिव्यू कर सकती है? कर सकती है। पोड्यार मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि आपने जो विधि, देखिए इसको तो साफ करा कि संसद करेगी, विधि के द्वारा करेगी, लेकिन आपने जो निबंधन और शर्त रखे हैं कहीं वह भारतीय संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। इस आधार पे कोर्ट के पास कोई जा सकता है और कोर्ट इसको देख सकती है। अब यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट यही देखेगा कि आपने जो शर्त लगाए हैं और आपने जो तरह तरह की जो विधि व्यवस्था अपनाई है किसी खास राज्य को भारत में मिलाने के लिए, तो कहीं आप भारतीय संविधान का उल्लंघन तो नहीं किए हैं, यानी कि आपके जो निबंधन और शर्त हैं भारतीय संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते। कोर्ट इस पर देख सकती है। अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अभी तक कुछ मामला ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इतना मानिएगा कि जब पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाए कि क्या कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है तो कर सकती है। पोड्यार बनाम भारत संघ का मामला आया था 1993 में, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो ये था अनुच्छेद 2। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 को। देख लीजिए, एक नज़र इसको पूरी तरह से देख लीजिए और जो चीज़ें हमने बोली हैं उसको समझ लीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 4 को। देखिए अनुच्छेद 3 जो है
वो भारत के किसी भी राज्य की गारंटी नहीं देता है। यानी कि भारत में सारे राज्य विनाशी हैं, अनुच्छेद 3 से ही है, लेकिन राज्य अविनाशी हैं, अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखिए। देखिए 3 क्या कहता है, मैंने पूरा जो भी डाटा हमको मिला या जिस तरह से प्रश्नों को पूछता है और जहाँ पे आप फंस जाते हैं आकर के, हमने उन चीज़ों को लिख रखा है। देखिए मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैंने जो लिखा वो सर्वथा सही है, मैंने अपने नज़रिए से उन चीज़ों को रखा है जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 क्या कहता है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। यानी कि ये 3 से प्रश्न जब आपसे पूछे कि ये कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में वर्णित थे, तो अनुच्छेद 3 में। क्या क्या, नए राज्यों का गठन। नए राज्य कौन, जो भारत में शामिल थे, भारत से बाहर वाले नहीं। भारत से बाहर वाले के लिए अनुच्छेद 2 थे, यहाँ अंदर जो थे उसके लिए 3 लगेगा। अनुच्छेद नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। यानी कि संसद जो है ये कोई भी काम कर सकती है। जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये सारे काम किसने किया, संसद ने किया। ये सब पहले से थे, इन क्षेत्रों को अलग अलग किया गया। अभी भी भारत में कुछ एक राज्यों की मांग चल रही है, या संसद को ये लगता है कि नहीं देखो तुम लोग कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहे हो, तो 2 राज्य को मिला दे सकता है। यहाँ पे राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ देगा तो गड़बड़ा जाएगा, करे तो कोई मास्टर राज्य खाली बतला रहा था। राज्य में जो है वो संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे, यानी कि यूटी भी शामिल होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अभी लद्दाख को बना दिया गया है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, या ऐसे और भी जो यूटी हैं उनको भी मिला करके राज्य बनाया जा सकता है, या किसी राज्य से कुछ क्षेत्र को काट करके संघ शासित प्रदेश बना दिया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि पूछेगा कि अच्छा 2 राज्यों को मिला करके क्या संसद एक राज्य बना सकती है, बना सकती है। क्या एक राज्यों को 3 राज्यों में विभक्त कर सकती है, कर सकती है। क्या 3-4 यूटी को मिला करके एक यूटी बना सकता है, बना सकता है। क्या एक यूटी और 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि संसद कुछ भी कृत्य को कर सकती है, नाम, सीमा और गठन के लिए, कुछ भी। और ये सारे चीज़ जो होंगे वो साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से होंगे। अनुच्छेद 4 ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत, माने अनुच्छेद 4 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन 368 के संशोधन से बाहर रखा गया है। यानी कि ये सिर्फ साधारण विधायी और साधारण प्रक्रिया के द्वारा ये सब कर दिए जा सकते हैं। क्या क्या, नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। देखिए परीक्षाओं में प्रश्न तरह तरह से पूछे जाते हैं, घुमा के, पढ़ा के, उलट के, पलट के, किसी भी तरह से पूछ सकता है। आपको इसको खाली ध्यान रखना। हमने इसमें एक चीज लिखा है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति, इसको अनुच्छेद 3 में ही रखा गया। कभी कभी पूछता है कि राज्यों के पुनर्गठन कि संसद को शक्ति जो मिली है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 3 जो है वो भारत के राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि उसके सीमाओं में किसी भी प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर संसद को शक्ति दी गई है कि तो क्यों दी गई है, और साधारण बहुमत से क्यों दी गई है। तो इसके पीछे कारण है कि अब हर चीज़ के लिए संसद में झमेला किया जाएगा तो दिक्कत होती है। दूसरी बात कि राज्यों को हमारे यहाँ क्या है कि हिस्सेदार बनाया गया है, लेकिन ऐसा हिस्सेदार नहीं बनाया गया है कि वो पावर शेयरिंग करने लगे और कहीं ना कहीं संघ जो है उसके जो समर्थता है वो प्रभावित होने लगे। इससे क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति फिर भारत की होगी वो गड़बड़ाने लगेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि श्रीलंका में एक समय जब विवाद चल रहा था तो तमिलनाडु के जो भावनाएं थी वो श्रीलंका से जुड़ी हुई थी। तो बहुत बार सरकारों के साथ ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि वहाँ के लोकल राजनीति को देखते हुए भारत को कुछ कदम वापस लेने पड़ते। तो वो फिर शुरुआत से ही हमारे जो संविधान बनाने वाले थे नहीं चाहते थे कि
राज्यों के पास इतने भी अधिकार दे दिया जाए कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो क्या कहते हैं संप्रभुता हो, वो छोटे छोटे स्तरों में जाकर फंसने लगे। एक क्लू इसमें देता हूँ, मैं पहले ही बोला कि मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ, क्या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स नहीं। एक क्लू मैं आपको देता हूँ कि एक बार भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद होने लगा, विवाद हुआ और तीस्ता जल समझौता होना था। तत्कालीन समय में बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको वीटो कर दिया, बोला कि नहीं होगा, और भारत को कदम वापस लेने पड़े। बांग्लादेश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और भारत को धमकी भी दी। ये चीज़ें आप कहिए कि कहाँ सुना रहे हैं, मैं सुना नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए ही इस अनुच्छेद को रखा गया था। उड़ोगे, रुको, ठहरो, हम तुमको बदल देते। अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद सीधा सीधा किसी क्षेत्र के नाम स्थिति में परिवर्तन कर सकता है? नहीं, इसको दो चीज रखा गया। इस अनुच्छेद का प्रयोग कर संसद नाम बदल सकती है, लेकिन इसमें दो शर्त है। पहला कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित मामला राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में आएगा, यानी कि जब राष्ट्रपति संस्तुति करे तभी वो संसद में आएगा। और राष्ट्रपति उपरोक्त मामला यानी कि किसी भी राज्य के सीमा, नाम या गठन से संबंधित जो मामला है संसद में भेजने से पहले उस राज्य को, यानी कि जो प्रभावित होने वाले हैं, वहाँ के विधानमंडल के पास एक निश्चित समय में मत जानने के लिए भेज सकते हैं। जैसे बिहार को झारखंड से अलग किया गया या झारखंड को बिहार से अलग किया गया, तो जब झारखंड बनने लगा होगा तो राष्ट्रपति जो होंगे इससे संबंधित जो मामला होगा बिहार की विधानसभा को भेजे होंगे। अब बिहार विधानसभा उसमें मत दे सकती है कि देखिए आप बेकार अलग कर रहे हैं, या वो कह सकती है कि आप अलग कीजिए, या कुछ और सुझाव दे सकती है, वो दे सकती है, और उसके पास समय होता है। अब समय कभी कभी आपसे पूछ देगा कि क्या विधानसभा भंग होने वाली है, तब भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति जो समय दे दें उसी समय में उसको भेजना है, या एक्स्ट्रा समय भी राष्ट्रपति दे सकते हैं, लेकिन एक समय के लिए राष्ट्रपति विधानमंडल में भेजेंगे। परंतु राष्ट्रपति उस विधानमंडल के संस्तुति, सुझाव, सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह सिर्फ एक मत जानने का एक तरीका हुआ, या यूँ कहिए कि राज्य ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हमसे तो पूछबे नहीं किया था। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन की संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या नहीं है तो कुछ भी बदल सकता है? जरूर बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। कानूनी रूप पर कोई नहीं रोक सकता। व्यवहारिक रूप से है कि कोई पार्टी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसको तो चुनाव में जाना है। मान के भाजपा है, कांग्रेस है, या कोई भी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, वो नाम इलाका क्षेत्र बदल देगी, फिर उसको चुनाव में जाना तो हार जाएगा। तो कोई पार्टी ऐसा तो काम करेगी नहीं। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जो अलोकतांत्रिक हो जाए। लेकिन व्यवहारिक यही है कि कोई उस पर प्रतिबंध नहीं देता। अनुच्छेद 3 किसी राज्य की गारंटी नहीं देता। अब इसको समझेंगे कैसे, तो इसके लिए हमने एक बेरूबाड़ी मामला 1960 में जो आया था उस पर रखा है। अनुच्छेद 3 के तहत सवाल ये उठता है कि क्या संसद किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य को समाप्त भी कर सकती है, यानी कि किसी राज्य को विदेश को सौंप भी सकती है? नहीं। बेरूबाड़ी मामला में जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अनुच्छेद 3 के तहत जो शक्ति प्रदान की गई है संसद को, उसमें किसी की सीमा समाप्त, यानी कि किसी राज्य को समाप्त करने की शक्ति संसद को नहीं है। यदि भारत की संसद ये चाहती है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत कोई क्षेत्र किसी देश को सौंप दे, यानी कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को जो सौंपने वाली बात हुई है, उसमें अनुच्छेद 3 के तहत वो कदम नहीं उठा सकती। उसके लिए उसे संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा, और वो संशोधन 368 के तहत ही आएगा, यानी कि एक निश्चित विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
बेरूबाड़ी मामले को निपटारे के लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। यह परीक्षाओं में पूछता है कि बेरूबाड़ी मामला से संबंधित संविधान संशोधन कौन था, तो 9वां संविधान संशोधन या 9वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस मामले को निपटाया गया, तो बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी जो पश्चिम बंगाल में था, तत्कालीन पाकिस्तान से समझौता हुआ था, तो वो मामले से संबंधित पूछा गया कि क्या संसद सिर्फ किसी राज्य को उठा के किसी को सौंप दे सकता है, तो नहीं। हालांकि बाद में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी भी देश से वार्तालाप करने के लिए आपको संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, कार्यपालिका ये काम को कर सकती है, लेकिन किसी भी भारत के क्षेत्र को समाप्त करने के लिए संसद को संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। 3 के तहत वो किसी राज्य को समाप्त नहीं कर सकते। 3 के तहत क्या है, देखिए इसके हेडिंग को ही ध्यान रखिएगा, राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, बस इतने 3 कर सकते हैं। और ये सारा चीज जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा। बेरूबाड़ी मामला हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि संसद किसी राज्य की सीमा समाप्त नहीं कर सकती है। और साथ ही अनुच्छेद 4 यह कहता है कि 2 और 3 के तहत सारे कृत साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से होंगे। तो ये था अनुच्छेद 3 और 4। तो अब परीक्षाओं में ऐसे ही पूछता है, इतना ही पूछता है। और ये था हमारा क्या था जी, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब इससे संबंधित जो नोट्स और परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे लिंक है, टेलीग्राम का है, ब्लॉग पोस्ट का है, फेसबुक का है, वहाँ पे जाइएगा। सारे चीज़ों को हमने लिख रखा है और साथ ही परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी उसमें दे रखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।